Bhattacharya जी फ्रॉम एडुफन विथ ऋतव्रता और आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो बेसिकली ये चैप्टर किसके ऊपर है? सो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है ये चैप्टर उसके ऊपर है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जॉर्ज बी क्रेसी ने ये रिमार्क किया था that Asia has many places where people are few and few places where people are many। तो ये बहुत टाइम स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि डिफाइन कीजिए इसको। सो इसका क्लियरली मीनिंग है कि 90% of the people reside in 10% of the area। सो एशिया हम सब जानते हैं, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट विद रिसाइडिंग ओवर द लार्जेस्ट पीपल। सो इसीलिए यहाँ पे जो 90% पीपल है वो सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं। जैसे चाइना जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, वहां पे दो पार्ट्स है, एक ड्राई पार्ट है चाइना का और एक वेट पार्ट है जहाँ पे खाने के चीजें मिलते हैं। जो वेट पार्ट में है वहीं पे ज्यादा लोग रहेंगे। जैसे इंडिया में भी गंगा वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे रिवर्स मिलेंगे। इन लोगों को जो फ्लैट टेरेन लैंड रहेगा वहां पे लोग रहते हैं। लोग तो प्रेफर नहीं करेंगे ना हिली टेरेन्स पे रहना। जैसे अरुणाचल में बहुत कम पॉपुलेशन है। दिस इज ओनली रिगार्डिंग द एरिया। जो टेरेन है वो सुइटेबल नहीं है, जो क्लाइमेट है वो सुइटेबल नहीं है लोगों के लिविंग के लिए। वैसे ही चाइना के 10% जगह में 90% लोग रहते हैं और जो 90% जगह में वहाँ पे 10% लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल कम है, वहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ इट इज फाइंड। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। सो हाउ वी विल फाइंड इट? So it's simply found in population divided by area। किसी भी एक जगह की पॉपुलेशन लीजिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक जगह की पॉपुलेशन है 1000, जो कि होती नहीं है, बहुत ज्यादा होती है पॉपुलेशन। सो 1000 लोग रहते हैं एक जगह में और उसका एरिया है 100 किलोमीटर, या 100 ज्यादा हो जाएगा, 10 किलोमीटर ले लेते हैं। तो 10 किलोमीटर जगह में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको कैसे निकालेंगे? आप पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? सो बेसिकली 10 से अगर हम लोग 1000 को डिवाइड करते हैं तो 100 लोग रहते हैं 10 स्क्वायर किलोमीटर में। सो ऐसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। सो अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो स्टेट में है वो है बिहार, जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का जहाँ पे है ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। सो नाउ वी विल सी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई विल डिफाइन देम टू यू। सो फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो भाई आप कहाँ पे रहोगे आप लोग? जहाँ पे वाटर मिलता है या जहाँ पे वाटर नहीं मिलता है? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ जहाँ पे है वहीं पे लोग रहना पसंद करते हैं। इवन जो हिमालयन स्टेट्स है जहाँ पे वाटर मिलता है लोग वहीं पे रहते हैं। राजस्थान के उसी जगह में लोग रहते हैं जहाँ पे वाटर मिलता है, जहाँ पे वाटर नहीं मिलता है लोग नहीं रहते। लद्दाख में इतना क्यों पॉपुलेशन का? बिकॉज वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज नहीं है। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। और राजस्थान के थार डेजर्ट में क्यों नहीं लोग रहते? क्योंकि इट्स अ कोल्ड एरिया। ये तो इंडिया की बात हो गई। तो अब सहारा डेजर्ट को लिख देते हैं एज अ वर्ल्ड के हिसाब से। तो वहां पे लोग इसीलिए नहीं रहते क्योंकि इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस। वहां पे इट्स अ वेरी हॉट प्लेस, वहां पे रहना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जैसे अर्जेंटीना और एंटार्क्टिका, अर्जेंटीना में लोग रहते हैं और एंटार्क्टिका में लोग नहीं रहते, बिकॉज अंटार्कटिका में पॉसिबल नहीं है लाइफ रिसाइड करना, क्योंकि वहां पे ना वाटर मिलेगा। सलाइन वाटर इज इम्पॉसिबल टू ड्रिंक।
तो फिर इसीलिए तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो तो पूरा आइसबर्ग्स और ग्लेशियर से भरा हुआ है ना, वाटर ही वाटर है चारों तरफ, लेकिन वो वाटर पीने लायक नहीं है। यही प्रॉब्लम है इंडिया क्या कि हमारे यहाँ पे वाटर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन ड्रिंकेबल वाटर बहुत कम है। फिर देखेंगे लैंडफॉर्म्स। अब सब लोग रहना पसंद वहीं पे करते हैं जहाँ पे जो फ्लैट टेरेन रहता है। ऊबड़ खाबड़ जगह में रहना आप लोग पसंद करेंगे जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। अगर एक जगह से दूसरे जगह आपने ट्रांसफर किया या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर नहीं रहेंगे तो आप क्यों रहेंगे उस जगह में। तो फिर लैंडफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे जगह में नहीं रहोगे ना आप जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, गिर रहा है घर। ऑब्वियसली आप जैसे आप लोगों को आपका घर आपको पसंद है कि सिटी के अंदर हो, सिटी के बाहर होने से आपको क्या प्रॉब्लम होता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। वैसे ही लैंडफॉर्म इसी तरह होता है कि हम लोगों को हमेशा फ्लैट टेरेन या प्लेन्स में रहना पसंद होता है इंस्टेड ऑफ हिली टेरेन। फिर आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो हमेशा हम लोग घर देखते वक्त हमेशा देखते हैं कि कौन से जगह का क्लाइमेट अच्छा है। जहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है हम उस जगह में नहीं रहते हैं। ये तो मुझे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर आता है सॉइल। ऑब्वियसली सॉइल टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्ले सॉइल होता है वहां पे हम लोग तो नहीं रह के रहेंगे ना, क्योंकि पैर दब जाएगा ये। फिर सैंडी सॉइल, बहुत धूल होगा, तो इसीलिए सॉइल भी मैटर करता है, सॉइल प्रोफाइल भी मैटर करता है। इसके बाद आएंगे हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स में। जिस जगह में मिनरल्स होता है वहां पे डिगिंग का वो, तो इसीलिए वहीं पे रहना पसंद करते हैं। मिनरल्स के आसपास, कोल के आसपास, या फिर वहां पे नहीं रहते बिकॉज वहां पे डिगिंग होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर्स है, हम लोग घर की बात नहीं कर रहे। मिनरल जहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेटअप किया। क्यों? वहां पे फिर वहां पे वैसे ही पॉपुलेशन, लेबर पॉपुलेशन ज्यादा होगा क्योंकि इंडस्ट्री के आसपास वो लोग इजीली जैसे जा पाए। फिर आता है अर्बनाइजेशन। अब अर्बन और रूरल क्या है ये तो हम सब जानते हैं। जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा लोग वहां पे ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं बिकॉज वहां पे वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा डेवलप होता है, वो बहुत मॉडर्न होता है, इसीलिए वहीं पे लोग रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस एरिया में होगा, वैसे तो हम इंडस्ट्रीज के सामने घर नहीं बनाते, इंडस्ट्रीज थोड़ा अंदर जाके बनाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम रहते हैं तो हमारा जो एक्सेस होता है चीजों की तरफ वो ज्यादा इजीली और जल्दी हमको मिलता है, वो ज्यादा फास्ट होता है और वो बहुत इजीली एक्सेसिबल चीजें होती है। सो ये हम लोग हमेशा देखते हैं अपना माइंडसेट, या फिर अगर इंडस्ट्री के सामने हमारा माइंडसेट नहीं रहा घर बनाने का बिकॉज वो बहुत पोल्यूशन होता है, सो ये माइंडसेट हम हमेशा रखते हैं। उसके बाद आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। डोंट मिक्स अप, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर ये आते हैं, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं, और ये सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है और उसके अंदर ये आते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों के पास अभी तक बुक्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग करके सब कुछ लिख के दिया है। सो डोंट मिक्स इट अप, ये तीनों अलग अलग है। फिर आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है रिलीजियस प्लेस। जैसे वाराणसी में लोग रहना पसंद करते हैं, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। मक्का, मदीना, वहां पे रहना चाहते हैं लोग क्योंकि वहां पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। चर्चेस के सामने लोग रहना चाहते हैं, क्यों? एक चर्च के सामने लाइक एक भक्ति का भी बात होता है, एक प्रेयर, एक ब्लेसिंग का भी बात है। घर, हम लोग का अगर घर के सामने ही मंदिर होता है, बहुत जो रिलीजियस लोग, रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं, उनको रहने को वो उस जगह वो प्रेफर करते हैं। उसके बाद आते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस। एक जगह का कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, वहां पे भी लोग रहना बहुत स्पेसिफाई करते हैं कि किसी के जगह का कल्चर, जैसे अगर हम लोग किसी एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, किसी एक जगह से बिलोंग करते हैं, हम वहीं पे रहना पसंद करते हैं बिकॉज अपने कल्चर से हमें हटना नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोग बचपन से हम वही अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें उसी कल्चर में रहना पसंद होता है। तो इसके हिसाब से भी लोग अपना घर चूज करते हैं कि अपने कल्चर, जो वहाँ का जो हैबिटेट है, उनकी एथनिसिटी है, उसी के अंदर है, कल्चर के बाहर ना जाए। इवन जो बच्चों को अपने कल्चर के बारे में सिखाने के लिए इट्स अ वेरी गुड वे टू टीच
योर चाइल्ड अबाउट योर कल्चर। अपने कल्चर के अंदर ही रहो, अपने एथनिसिटी के अंदर ही रहो, वो वही सीखेंगे। फिर आता है टेररिस्ट स्पॉट्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर इज क्लेम्ड एज अ टेररिस्ट स्पॉट। फिर इराक, ये सब जो जगह है, बगदाद, ये सब जगह टेररिस्ट स्पॉट कहा जाता है। और यहाँ पे लोग, कोई यहाँ से जाके नहीं बोलेगा कि हाँ मैं इराक में रहूंगा अपने शौक से, कोई काम नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाऊंगा अपने शौक से। हाँ, जगह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग रहने से पहले एक बार सोचेंगे कि हाँ वो टेररिस्ट स्पॉट है, मैं रहूंगा, मेरा लाइफ रिस्क रहेगा। ये जो टेररिस्ट स्पॉट्स है, इनको हम लोग पॉलिटिकल जोन्स भी कहते हैं। पॉलिटिकल जोन्स जो होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो जोन्स होते हैं, वहां पे रहना लोग पसंद नहीं करते। कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं रहना है हमें एक अच्छे से जगह में रहना है जहाँ पे शांत हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी जो निफा के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये रीजन नहीं है वहां पे पॉपुलेशन कम होने का। अब हम देखेंगे विच आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको मोस्ट शायद नहीं दिख रहा होगा। सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हमने टॉप 10 लिखा है। सो फर्स्ट इज चाइना, देन इंडिया, देन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। आई नो ये सब मतलब थोड़ा क्लमजी लगता है, बट गाना गाते गाते इसको लर्न कर लीजिए। आप लोग ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड ले लेके आप लोग कुछ बना सकते हैं। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे इसको ट्रिक करके आपको ये याद कर लेना है। अगर आप लोग ये अपने आंसर में लिखते हैं तो आंसर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो प्लीज डू लर्न दीज कंट्रीज। देन आता है व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंज ऑफ पॉपुलेशन between in a particular area between 2 points of time। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, between 2 points of time। जब तक नहीं, इस टाइम से उस टाइम के अंदर जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसे ही हम निकालते हैं। 2 points of time हमारे पास रहना चाहिए, मतलब किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। तभी हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन कर पाएंगे। सो अब देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो फर्स्ट है बर्थ रेट, कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। पॉपुलेशन चेंज कैसे करता है कि कितनों का जन्म हो रहा है, कितने बच्चे हर दिन जन्मा रहे हैं, इसका हमको मिल जाता है। सो ये पॉपुलेशन चेंज होता है, हर दिन कोई एक बच्चा जन्मा रहा है। सो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे हमारा। और डेथ रेट, हर दिन जैसे कोई किसी का जन्म हो रहा है वैसे किसी का डेथ भी हो रहा है। अब दैट डिफर्स कि कंट्री कितना इम्प्रूव्ड है और कितना डिटोरिएट कर रही है इसी के ऊपर कि डेथ रेट किस एज में हो रहा है। क्या वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब एकदम जन्म होते ही बच्चे मर रहे हैं, या फिर वो एज्ड पर्सन जो अबव 60 होते हैं या फिर एज्ड है बहुत 55-60 उसके बाद मर रहे हैं, जो एजिंग पॉपुलेशन है उनका डेथ हो रहा है। सो इट डिटरमाइंस कि कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। ये हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड रहता है। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम ये पढ़ेंगे बाद में, वो इसे डिटरमाइन करता है। देन आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन तो आप पकड़ लो, इस पूरे बुक में आपको माइग्रेशन हमेशा मिलने वाला है। यहाँ पे माइग्रेशन है, जो इंडिया का बुक है वहां पे माइग्रेशन है, माइग्रेशन का एक अलग सा चैप्टर है, इसमें माइग्रेशन है, हर जगह आपको माइग्रेशन मिलने वाला है। सो ये जो दो फैक्टर्स हैं इसको एकदम दिमाग में फिट कर लो, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। ये आपका पीछा एटलीस्ट क्लास 12th में तो नहीं छोड़ने वाले हैं, लाइफ में कभी नहीं छोड़ने वाले। इवन ये दोनों फैक्टर्स है, ये आपका 12th में जो ज्योग्राफी है यहाँ पे ये लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले। हर एक चैप्टर में आपको ये दोनों फैक्टर्स मिलेंगे। सो अच्छे से समझिएगा पुश फैक्टर क्या है। पुश फैक्टर मतलब जो हमें खींच रहा है,
लाइक जो फैसिलिटीज है, हाँ जो फैसिलिटीज एक जगह में, सपोज एक फैसिलिटीज है एक जगह में कि हम लोग गांव में रहते हैं और सिटी में एक फैसिलिटी है, तो हमारे गांव का पुश फैक्टर क्या है कि हमारे गांव में जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या है, एक पुश फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पुश फैक्टर। तभी पुल फैक्टर है एक मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज इज अ पुल फैक्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पुश फैक्टर। मतलब जो डीमेरिट्स है फैसिलिटीज की, हाँ वो आएंगे हमारे पुश फैक्टर में, और जो मेरिट्स है फैसिलिटीज वो आएंगे हमारे पुल फैक्टर में। मतलब जहाँ पे हमको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है हम लोग वहां पे जाते हैं, वो है पुल फैक्टर, वो हमें खींच रहा है। और पुश फैक्टर मतलब अपने से दूर हटा देना कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे फैसिलिटीज हमें नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, तो हमको क्या कर रहे हैं, पुश फैक्टर कर रहे हैं। फिर आता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन एमिग्रेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमेशा बहुत ज्यादा डाउट होता है। इवन मुझे क्लास 12 तक इसमें डाउट था, लेकिन जो बहुत इजी फॉर्म है इसे याद करने का, हमारे सर ने हमको बताया था कि इमिग्रेशन को हमें याद रखना है। ये आई से हो रहा है तो मतलब इन माइग्रेशन, अंदर जो आ रहे हैं, आई और इन सेम, और एमिग्रेशन आउट माइग्रेशन। अब इसका क्या, ओ से तो आउट आता नहीं है, वैसे ही एक का इन निकल गया तो एक का आउट याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी कॉज के लिए ई से क्या आता है अपना, एग्जिट। तो क्या हुआ, ये एग्जिट। तो इन माइग्रेशन मतलब इनवर्ड्स इन आ रहे हैं लोग, और आउट माइग्रेशन मतलब एग्जिट, ई से एग्जिट तो निकल रहे हैं बाहर लोग। तो ये है इन माइग्रेशन और वो है आउट माइग्रेशन। अब देखेंगे हम लोग कौन सा एज, कौन सा टाइम था जो 19 मतलब जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम, और वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का टाइम, वहां पे बहुत प्रॉस्पर था। कौन सा टाइम था, वो टाइम था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम, जो 1700s था। तब पॉपुलेशन बॉम्ब हुआ था, बहुत सारे लोगों का बर्थ हुआ था, वो एज था पॉपुलेशन बढ़ने का। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पॉपुलेशन बढ़ा था। मैं पहले सॉरी बोल देती हूँ, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं बना है, बट समझने लायक शायद थोड़ा थोड़ा बना है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो पहले देख लेते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं और इसे किसे फाउंड किया था। तो इसे फाउंड किया था नॉटिस्टिन और थॉमसन ने इसको फाउंड किया था। ये जो दो जियोग्राफर्स थे इन्होंने फाउंड किया था। ये हमें क्या हेल्प करता है, फ्यूचर का जो पॉपुलेशन है वो प्रिडिक्ट करने में, और पॉपुलेशन जो रिलेशनशिप है सोशल और पॉपुलेशन चेंज के बीच में, वो फाउंड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से हम कहते हैं। सो ये एक डायग्राम है आपके बुक में, क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं है इसलिए मैंने स्पेशली ये डायग्राम बनाया है। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत मुश्किल से ये बनाया है बोर्ड में, और ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही, ये एग्जाम में आ ही जाता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी लिखो, 5 मार्क्स का बहुत इजीली आ जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी लिखो और उसका डायग्राम बनाओ, बिकॉज ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है। सो आप ये लोग सीख लेना, ये सीख लेना ये डायग्राम। तो फर्स्ट में है ये 15 और ये 35। ये है क्या है, क्रूड बर्थ रेट और ये क्रूड डेथ रेट, इसका मेजर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये है प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जांपल्स कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनका ये। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि इंडिया का एग्जांपल क्यों नहीं दिया है, वो मैं लास्ट में जाके आपको डिफाइन करूंगी। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंट्रीज आर हाईली फ्लक्चुएटिंग, जहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, दोनों बहुत ज्यादा है। अब क्या करेंगे, तो उस कंट्रीज के अंडर में आते हैं बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स। ये स्टेज 1 है, जहाँ पे डेवलपमेंट एकदम ही कम है। ये एकदम लो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पे एकदम डेवलपमेंट नहीं है। और फिर आता है सेकेंड स्टेज,
जहाँ पे 2 कंट्रीज आते हैं, पेरू, श्रीलंका और केन्या। सो पेरू फर्स्ट स्टेज में आता है और श्रीलंका एंड केन्या दे आर मच मोर डेवलप्ड। ये हम लोग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये दिमाग में रखना हमेशा भाई कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये अब ये वाला टर्म आप लोग को परेशान करने वाला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर चैप्टर में परेशान करने वाला है, ये दिमाग में घुसा के रख लो, नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइन हो जाएगा ये भी। सो ये था है स्टेज 2। ये देखिए ये है बर्थ रेट और ये डेथ रेट गिनने वाला। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, एकदम दोनों हाई, बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई। ओके वेट, हाँ ये 15 में थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, 15th विल बी हियर, थोड़ा मिटाया था मैंने डायग्राम, ये ठीक नहीं किया मैंने। हाँ सो दिस इज 15, हाँ मतलब 15 डेथ रेट है। तो फिर यहाँ पे देखिए कि ये है डेथ रेट और ये है बर्थ रेट, ठीक है। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये डेथ रेट का लाइन है और ये बर्थ रेट का लाइन है। सो ये देखिए डेथ रेट ये हाई से ये कम रहा है ये डेथ रेट, और ये बर्थ रेट भी हाई से कम रहा है, तो ये डिफर करता है। अब बर्थ रेट डेथ रेट की तरह नहीं कमा है, यहाँ पे बर्थ रेट हाई ही है, ये धीरे धीरे कम रहा है, लेकिन डेथ रेट बहुत कम गया। बर्थ रेट अभी भी हाई है। जो कंट्रीज है वो आती है एक्सपेंडिंग कंट्रीज, वो अपने पॉपुलेशन को एक्सपेंड करता है, तो अभी इंडिया इसके अंडर में क्यों नहीं आता है? हमारा भी तो बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट बहुत कम है हमारा भाई, इसीलिए तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है हमारा डेथ रेट कम है भाई, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कर रहे हैं। अब इतना जगह ज्यादा है इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसीलिए, और हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए, तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में आता है कि हम डेवलपिंग से ज्यादा है लेकिन अभी तक डेवलप्ड नहीं हुए हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा नाम नहीं आता है। इसमें आता है पेरू, श्रीलंका और केन्या, लेकिन श्रीलंका का HDI हमसे ज्यादा है। मैं आपको बता देती हूँ श्रीलंका का HDI हमसे ज्यादा है, बहुत सारे रीजन है इसके वजह से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग श्रीलंका से ज्यादा डेवलप्ड किसी हद में माने जाते हैं, और हम लोग डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में आते हैं। फिर आता है स्टेज 3, जो आते हैं लो फ्लैक्चुएटिंग कंट्रीज। सो लो फ्लैक्चुएटिंग कंट्रीज मतलब ऑलरेडी डेवलप हो गए भाई, हमारा सब कुछ हो गया, हम बहुत नाम कमा लिया है, तो अब सब जानते हैं कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर में आते हैं। USA आता है, जापान आता है, कनाडा आता है। अब तो हर पंजाबी के सपने में एक ही बात है, कनाडा। सॉरी मैंने किसी का वो हमने नहीं किया, बट लाइक यहाँ पे बहुत सारा इमिग्रेशन होता है वहां पे। सो दिस इज कनाडा, जापान और USA। तो ये है बेसिकली अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये गवर्नेंस के ऊपर, ये अपना जो इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस। जहाँ पे गुड गवर्नेंस होगा वहां पे इन माइग्रेशन ज्यादा होगा एंड आउट माइग्रेशन कम होगा। सो ये हमेशा हमको दिमाग में रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do like, subscribe and share my channel for new videos. Thank you.